दोस्तों नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर से। दोस्तों आज का वीडियो आपके उस विषय से जुड़ा हुआ है जो सामान्य तौर पर यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत होने वाली परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से जुड़ा रहता है, अनिवार्य रूप से उसकी आवश्यकता महसूस की जाती है। दोस्तों वो विषय है हिंदी, हिंदी साहित्य, हिंदी लेखन, हिंदी रचनाएं, हिंदी के जो है कि साहित्य आपके लेखकों। दोस्तों इस प्रकार से हम बात करें तो कहीं ना कहीं हिंदी एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। और मैं जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही दिनों में आपके पेट के एग्जाम भी होने वाले हैं। पीईटी के अंतर्गत दोस्तों हिंदी को एक सिलेबस के रूप में रखा गया है और उससे पूछा जाता है जो प्रश्न वो हिंदी के किन पोर्शन से पूछा जाता है उसको तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। दोस्तों हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में हम आपको हिंदी के उस सेक्शन से जोड़ दूं ताकि किसी भी परीक्षाओं में जो हिंदी से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपके बीच में अवेलेबल रहे। सभी तरह के समस्याओं जो हिंदी से खड़ी होती है उसका सॉल्यूशन मिल सके। इसी के अंतर्गत मैं शुरुआत कर रहा हूं आज पेट के परीक्षा में पूछी जाने वाली हिंदी के क्वेश्चन तथा उसके सिलेबस से संबंधित विषय को लेकर। दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ इस बात पर फोकस करेगा कि जो पेट के अंतर्गत हिंदी के क्वेश्चंस होते हैं वो किन चैप्टर्स से आते हैं, कहां से बनते हैं। तो दोस्तों निश्चित तौर पे आप उम्मीद करिएगा कि मैं जब भी हिंदी का कोई वीडियो लेकर आऊंगा काफी ट्रिकी होगा, काफी छोटा होगा और काफी नॉलेजेबल होगा जिसे आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये मेरी कोशिश आपको निश्चित तौर पे कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगी कि हमारी वीडियो हिंदी के संबंध में कैसे जा रही है। मैं बता दूं कि आज का जो सिलेबस है वो पेट के सामान्य हिंदी पर आधारित है और मैंने इस सिलेबस को 2 भागों में बांट रखा है। दोस्तों संबंध इसका हिंदी से है। हिंदी के इस सिलेबस को 2 भागों में बांट रखा है जिसमें एक तरफ हिंदी के उन सब विषयों को उल्लेखित किया है जो सामान्य तौर पे बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में आपके सामने आएंगे और दूसरा हमने अपठित हिंदी गद्यांश को दिखा रखा है जिसमें एक गद्यांश होंगे जिसमें से आपके अवतरित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो ये भी अपने आप में इंटरेस्टेड होते हैं, आसान तो होते हैं लेकिन इसके लिए एक छोटी सी समझ होती है। यदि आप उस समझ को जान लेते हैं तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूं इसके 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर सही लगाते हैं। उसी के अंतर्गत मैं 1 बाय 1 करते हुए हिंदी के जो सिलेबस हैं जो पेट से संबंधित हैं उसका आंसर, उसका जो है कि सॉल्यूशन आपके सामने ये रखने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हुए 9 नंबर तक अब मैंने कोडिंग कर रखा है और पहले नंबर पे हमारा संधि। दोस्तों आपको याद होगा कि संधि पेट में पूछा जाने वाला एक महत्वपूर्ण सिलेबस है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि संधि सभी परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है लेकिन पेट का हिस्सा है और हमें पढ़ना होगा कि संधि के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यंजन संधि से लेकर स्वर संधि तक कैसे प्रश्न बनाए जाते हैं। तो एक तो संधि से प्रश्न बनते हैं, दूसरा विलोम शब्द से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों विलोम शब्द वह शब्द होता है जब किसी शब्द का विपरीत वाला शब्द जो है वो विलोम शब्द की संज्ञा दी जाती है, विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे आपको मैं कहूं कि विलोम शब्द के अंतर्गत जो है कि कोई भी ऐसा शब्द जो आप उसका नामकरण करते हैं उसका ठीक उल्टा आपका जैसे धरती का विलोम आसमान हो जाता है, आपका सूर्य का विलोम चंद्रमा हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे विलोम शब्द होते हैं जो आपके बीच में आपको बताना होता है कि किस शब्द का विलोम क्या होता है। दोस्तों उसी के अंतर्गत हम तीसरा जो पोर्शन रखे हैं वो पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत है। दोस्तों पर्यायवाची शब्द आपको जानना होगा। पर्यायवाची शब्द थोड़े से रटने वाले शब्द होते हैं, थोड़े से उसको सीखने वाले शब्द होते हैं। दोस्तों उसको थोड़े से पढ़ने वाले शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत किसी नाम को, किसी वस्तु के नाम को, किसी स्थान के नाम को सामान्य तौर पर कितने रूपों में जाना जाता है, उसको क्या क्या कहा जाता है, उसको कैसे कैसे नामों से जाना जाता है। जैसे सूर्य का अगर पर्यायवाची कहा जाता है तो सूर्य भी होता है, दिन भी होता है, दिवाकर भी होता है, भानु भी होता है, भास्कर भी होता है।
इसी प्रकार से किसी शब्द को कितने शब्दों के रूप में जाना जाता है वही पर्यायवाची होता है। यह भी शब्द आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये भी फैक्चुअली आंसर होते हैं और सीधा सीधा इसका जवाब देने को होता है। फिर लिंग के तौर पे दोस्तों, लिंग के तौर पर आपको पहचान करनी होती है कि कोई अगर शब्द आपके सामने दिया जाए तो वो शब्द स्त्रीलिंग है कि आपको वो पुल्लिंग में आता है। दोस्तों इन्हीं बातों का आपको ख्याल करना होता है। तो इसकी भी एक ट्रिक है छोटी सी, जिससे आप पता लगा सकते हैं उसको पढ़ते हुए, उस ट्रिक को देखते हुए कि कौन सी शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सी शब्द पुल्लिंग है। यह एक लिंग पर आधारित आपके सामने क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन इससे रिपीट के आते हैं। दोस्तों अगर आगे की बात करूं तो मुहावरे और लोकोक्तियां, ये सामान्य तौर पे मुहावरे आपके सामने एक सिलेबस में है और मुहावरा किसी विषय पर बनाया जाता है या किसी बोली हुई बात को इस ढंग से कही जाती है ताकि वो दूसरे शब्दों में वो दिखने लगे, दूसरे वाक्यों में आपको समझ में आने लगे। और लोकोक्तियां भी किसी कहानी को लेकर, किसी कथन को लेकर लोकोक्तियां जो बनाई जाती हैं वो लोकोक्ति किस विषय से संबंध रखती है, इसके लिए आपको मुहावरे और लोकोक्ति के विषय से जुड़ना होता है। दोस्तों सामान्य अशुद्धियों को की पहचान करनी होती है। दोस्तों अगला हमारा जो 6 नंबर का सिलेबस है वो कहता है सामान्य अशुद्धियां। हिंदी में लिखी गई बहुत सारी अशुद्धियों की पहचान करनी होती है। एक 4 शब्द आपको दे दिए जाएंगे, आपको लगेगा कि एक ही जैसी चीजें लिखी हुई हैं लेकिन माइनर उसमें फॉल्ट होते हैं, माइनर उसमें संशोधन करने होते हैं, माइनर उसकी पहचान करनी होती है, जिससे आपको पता करनी होती है कि उन 4 शब्दों में से कौन सी शब्द पूरी तरह से शुद्ध शब्द है। तो अशुद्धियों की आपको पहचान करनी होती है, उसमें शुद्धि शब्द को छांटनी होती है, सही को अलग करनी होती है, अशुद्धियों को अलग करनी होती है। तो इस तरह से आपको सामान्य अशुद्धियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं। दोस्तों अनेकार्थी शब्द का अर्थ ये होता है कि किसी एक ही विषय के बहुत सारे अर्थ के रूप में जाने जाते हैं। लगभग यह पर्यायवाची के जैसा होता है लेकिन पर्यायवाची नहीं होता है। दोस्तों मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अनेकार्थी शब्द किसी भी विषय के जो बहुत सारे अर्थ निकाले जाते हैं उन्हीं अर्थों को लेकर अनेकार्थी शब्द का निर्माण हुआ है और अनेकार्थी शब्द भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। दोस्तों उसके बाद में बात करूं 8वें नंबर पर वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे वाक्यांश होते हैं जो बड़े शब्दों में लिखे जाते हैं, बड़े शब्दों में बोले जाते हैं, लेकिन उसको एक शब्द में क्या हम कह सकते हैं, उसको एक शब्द में हम क्या बोल सकते हैं, उसी को लेकर अनेकार वाक्यांश के लिए एक शब्द की रचना की गई है। उसी के अंतर्गत आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा छोटा सा, उसको एक शब्द के रूप में क्या कहा जा सकता है आपको पहचान करनी होगी। दोस्तों तो एक शब्दों के द्वारा एक वाक्य को कैसे कंपैक्ट किया जा सकता है, इसी के अंतर्गत आपके सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है हिंदी को, कि बड़े से चीजों को बोलने के लिए कैसे छोटे से शब्दों का उपयोग करेंगे, बड़े से लेखन को लिखने के लिए कैसे छोटे से कॉम्पैक्ट शब्दों में उसको लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत वाक्यांश के लिए एक शब्द का उपयोग होता है। दोस्तों जो हमारा 9वां सिलेबस है वो आपको देख रहे हैं कि लेखन एवं रचनाओं को लेकर है। दोस्तों हमारे लेखक जो भिन्न भिन्न प्रकार के हिंदी के लेखक रहे हैं, कबीरदास से लेकर तुलसीदास तक, मुंशी प्रेमचंद से लेकर जो है कि आपके जयशंकर प्रसाद तक, तमाम तरह के ऐसे लोग हैं हिंदी के लेखक जो हिंदी को ऊंचाइयों तक पहुंचा रखे हैं, हिंदी को अपना जगह प्रतिस्थापित करा रखे हैं, हिंदी को दुनिया के या भारत के पटल पर रख चुके हैं। ऐसे महान विभूतियों के संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं। और कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो इतिहास में एकदम सुनहरा अक्षरों में लिखी रहती हैं। वो रचनाएं किसकी हैं, या फिर उस रचनाओं के संबंध में कोई बात पूछी जाए तो भी आपको रचनाओं को याद रखना होता है, उसके लेखक को याद रखना होता है। तो लेखक और उसकी रचनाओं को भी आपको ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करना होगा। तो ये आपका लेखक और रचनाओं से संबंधित प्रश्न बनते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि और एक दूसरा सेगमेंट में दूसरे तरफ लिख रखा है, उसमें लिख रखा है कि अपठित हिंदी गद्यांश। अपठित हिंदी गद्यांश का मतलब होता है कि जिसको आपने कभी पढ़ा न हो, ऐसा गद्यांश आपके सामने रखे जाते हैं और उस गद्यांश से संबंधित आप जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उसी गद्यांश से छांट कर उसका आंसर देना होता है। दोस्तों वह गद्यांश कभी आपके सामने से नहीं गुजरा हुआ रहता है, वो बनाया हुआ गद्यांश रहता है। उसी गद्यांश से आपके
प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, उसी में उसके आंसर छिपे हुए रहते हैं। वो पैराग्राफ आधारित 500 शब्दों में, 100 शब्दों में लिखी हुई ऐसे गद्यांश होते हैं जिसको पढ़ के ही उसका आंसर देना होता है। तो दोस्तों उसमें क्या क्या संबंध रखता है, वह विवेचना एवं विश्लेषण संबंधित प्रश्न होते हैं गद्यांश से, उसकी विवेचना पर आधारित प्रश्न हो सकते हैं, और उसके जो है कि आपके विश्लेषण संबंधित प्रश्न होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो विवेचना एवं विश्लेषण से संबंधित जो प्रश्न होंगे वह किसी भी मुद्दों से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी मुद्दों से जुड़े हुए हो सकते हैं। उस मुद्दों की विवेचना करनी होती है, उस मुद्दों का विश्लेषण करना होता है। मैंने कुछ बातों का उल्लेख कर रखा है नीचे, जिसका नाम है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। आप कहेंगे कि सर यही शब्द क्यों लिखा हूं, तो मैं इस शब्द को इसलिए लिखा हूं कि आज के परिवेश में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण एक विशिष्ट मुद्दा बनकर हमारे सामने खड़ा है, और यह एक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को लेकर हमारे सामने बना हुआ है। इसलिए ज्यादातर गद्यांश इस समय आपके पर्यावरण से जुड़े हुए रह रहे हैं, आपके जलवायु परिवर्तन से जुड़े हुए देखे जा रहे हैं। तो इसका थोड़ा सा आपको गंभीरता से अध्ययन करते हुए कि जलवायु परिवर्तन में कैसे हम उसका विवेचन कर सके, कैसे उसका विश्लेषण कर सकें, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। दोस्तों मेरा कहने का सेंस सिर्फ इस बात का रहा कि आज जो हिंदी के सिलेबस को आपको दर्शाया गया है वो कहीं से न कहीं से किसी न किसी किताब से आप जरूर से उसकी तैयारी प्रारंभ कर दें। हम कोशिश करेंगे कि मैराथन के अंतर्गत कुछ वीडियो आपके सामने रख सकूं, जिससे इन सभी सिलेबस के समस्याओं का सलूशन निकाला जा सके आपके सामने से। हमारी अगली वीडियो हिंदी के रिलेटेड इन चैप्टर्स से संबंधित होंगी और जल्दी ही आपके बीच में मैं उपस्थित होऊंगा। दोस्तों आपको वीडियो के संबंध में जो कुछ भी बतानी है कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।